हेलो नमस्कार साथियों। हाल ही में प्रकाशित एडुटेरिया की नई बुक आई है जिसमें 5000 प्लस प्रश्नों को संग्रहित किया गया है जो कि आने वाली आगामी परीक्षाएं जैसे 67th बीपीएससी, बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, रेलवे ग्रुप डी इत्यादि के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम इस संस्करण के सेट 1 को डिस्कशन के साथ शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? इसका आंसर है 31 दिसंबर 1600। इस समय में भारत में मुगल शासक अकबर का शासन था। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? उग्र राष्ट्रवादी के बारे में हम लोग जानते हैं, इसमें लाल, बाल और पाल ये उग्र राष्ट्रवादी में शामिल थे। और प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन नहीं शामिल है, तो एमजी रनाडे इनका आंसर हो जाएगा। एमजी रनाडे के बारे में हम जानते हैं कि एमजी रनाडे पुणे सार्वजनिक सभा के संस्थापक हैं, जिसकी स्थापना 1870 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न नंबर 3 है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? यानी कि 1916 में लखनऊ समझौता जो हुआ उसके क्या परिणाम थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। इस समझौते के बाद मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो था उसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया था कांग्रेस के द्वारा। और लखनऊ समझौता जो है इसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। प्रश्न नंबर 4 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसका आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44 गवर्नर जनरल थे और व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में भारत भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं है, इसीलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था। इसमें फर्स्ट सत्याग्रही थे विनोबा भावे और सेकंड सत्याग्रही थे नेहरू। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? इसका आंसर है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके संस्थापक थे राधाकांत देव। 1951 में 1851 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये राधाकांत देव के बारे में एक फैक्ट है कि यह सती प्रथा उन्मूलन का विरोध किए थे। सती प्रथा का विरोध किए थे राजा राम मोहन राय, लेकिन यह सती प्रथा उन्मूलन का विरोध किए थे, यानी कि ये नहीं चाहते थे कि सती प्रथा हटे। प्रश्न नंबर 6 है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं साइमन कमीशन था क्या। साइमन कमीशन 7 सदस्यीय एक दल था। इसकी स्थापना, इसका गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 को और इसका गठन किया गया था 1919 का अधिनियम की समीक्षा करने के लिए। और ये 7 सदस्य भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को बम्बई। इसका आंसर है साइमन कमीशन। इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। द्विसदन विधायिका लाया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत और उसी के उन्मूलन का सुझाव दिया था साइमन कमीशन। प्रश्न नंबर 7 में हम लोग आते हैं, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो इसका आंसर होगा लिबरल पार्टी। प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे दादा भाई नौरोजी, लेकिन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम थे WC बनर्जी, जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी थे। प्रश्न नंबर 8 है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? इसका आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग जानते हैं, ये सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाए थे, सुदर्शन झील का, और यह वृषभ शैली के सिक्के भी चलाए थे। और हुन क्या था? हुन एक
राज्य था जो फारस से खोतान तक का था। अफ़गानिस्तान तरफ ये पड़ता है और वहीं पे ये हून राज्य एक था। प्रश्न नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। स्कंद गुप्त के बारे में जानते हैं हम लोग, ये भीतरी स्तंभ लेख से संबंधित है। और ये रुद्रदमन के बारे में, ये जूनागढ़ अभिलेख जो संस्कृत में लिखा गया प्रथम अभिलेख था। और हर्षवर्धन के बारे में हम लोग जानते हैं, ये बुक लिखे थे प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। PNR से हम लोग याद रख सकते हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। हर्षवर्धन ने बुक लिखा था। प्रश्न नंबर 10 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद। इसी उपनिषद में टूटी युद्ध की तुलना टूटी नाव से की गई है। टूटी नाव से की गई है किसकी तुलना? युद्ध की तुलना। और कठोपनिषद के बारे में हम लोग जानते हैं, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। यम व नचिकेता का संवाद के बारे में इसमें दिया गया है। प्रश्न नंबर 11 है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हीनयान, नहीं सॉरी, इसका आंसर होगा महायान। महावस्तु जो है महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, ये महायान से संबंधित है। हम लोग याद रख सकते हैं महावस्तु और महायान, इस तरह से भी हम लोग याद रख सकते हैं। और आप जानते हैं कि बाद ये बौद्ध धर्म जो है वो दो हिस्सों में बट गया था, एक महायान और हीनयान। ये दोनों में अंतर, मेन अंतर ये है, ये बुद्ध को देवता मानते थे जबकि हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानते थे। और ये मूर्ति पूजा, महायान जो है ये मूर्ति पूजा करने लगे थे, जबकि ये बौद्ध को प्रतीक के रूप में मानते थे और मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे। प्रश्न नंबर 12 है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा इबादत खाना। इसको 1575 ईस्वी में बनाया गया था, इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाज़ा भी फतेहपुर सीकरी में ही अकबर द्वारा ही बनाया गया था। और दीवाने आम और दीवाने खास भी फतेहपुर सीकरी में ही बनाया गया था अकबर के द्वारा, ये भी फतेहपुर सीकरी में, और दीवाने खास भी फतेहपुर सीकरी में ही बनाया गया था। प्रश्न नंबर 13 है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तानसेन और बैजू बावरा के बारे में पूछा गया है, तो ये अकबर के शासनकाल में थे। और आप ये तानसेन के बारे में जान लीजिए कि इनका ओरिजिनल नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। और ये बुक लिखे थे एक मियाँ की तोरी और एक था मियाँ की मल्हार। ये तानसेन का बुक था। प्रश्न नंबर 14 है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह ऑस्ट्रेलिया में है। कोयला के लिए जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग जानते हैं कुछ फैक्ट कि ऑस्ट्रेलिया क्या है, तो चलिए ऑस्ट्रेलिया पे हम लोग आते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है जो भारत का सबसे, जो विश्व का सबसे छोटा है, सबसे छोटा महाद्वीप है ये, और जनसंख्या मामले में भी सबसे छोटा है। और इसकी खोज जेम्स कुक ने की थी, खोज जेम्स कुक ने की थी। और ये ऑस्ट्रेलिया का मैप में आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस मरुस्थल है, तो मरुस्थल से हम लोग याद रख सकते हैं GGV से, ठीक है। ये ग्रेट सैंडी हो गया, ये गिब्सन हो गया, और ये ग्रेट विक्टोरिया हो गया। इसलिए यहाँ बहुत सारे मरुस्थल होने के कारण इसे प्यासी भूमियों का देश भी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च चोटी जो है, सर्वोच्च चोटी वो कोसिस्को है, जो आपको 2228 मीटर का है ऊंचाई इसकी। और इसमें आप यहाँ पे दो जल डमरू मध्य, जिसको आप यहाँ पे है, ये पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी, और ये न्यूजीलैंड है।
तो आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे है टोरस जल संधि, जो पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। और एक है यहाँ पे नीचे में है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक है, उसको कहते हैं बोस जल संधि। यानी कि 2 जल संधि भी हम लोग कर लिए, टोरस और बोस। टोरस है पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जबकि बोस जल संधि है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। तो हम लोग फिर वापस आते हैं अपने प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 15 है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? देशांतर रेखाओं के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा कि इसका आंसर आपको हो जाएगा, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। आप ये देखिए, ये प्रश्न में यहाँ पे ये देखिए, ये इसमें दिया गया है, ये 0 डिग्री पे सबसे ज़्यादा रहता है, और फिर धीरे धीरे जब ये ध्रुव के पास आता है तो सबसे कम दूरी हो जाता है। और इसमें इसकी संख्या जो है देशांतर रेखाओं की 360 देशांतर रेखाएं होती है, क्योंकि 0 डिग्री से 180 के बीच में जो है, इधर हो जाएगा 179 और इधर हो जाएगा 179, प्लस एक 180 डिग्री वाला एक, और प्लस एक 0 डिग्री, तो एक बराबर 360 हो जाएगा। तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। और ये याद ध्यान योग्य बातें हैं कि 180 डिग्री को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, तिथि रेखा बोला जाता है। और ये 0 डिग्री जो है ये ग्रीनविच है, जो जिससे हम लोग प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आपको आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना में, और जवादी पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में, जबकि नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु प्लस केरला में, और अन्नामलाई पहाड़ियाँ भी है तमिलनाडु प्लस केरला में। ठीक है, आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपको नल्लामलाई पहाड़ियाँ, देखिए जूम करके हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे है नल्लामलाई पहाड़ियाँ, और उसके बाद ये नल्लामलाई के बाद आपको जवादी पहाड़ियाँ, आपको यहाँ पे है जवादी की पहाड़ियाँ, और फिर आपको यहाँ पे है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और यहाँ है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। यानी कि नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ने पे हम लोग देखते हैं नल्लामलाई यहाँ है, जवादी यहाँ है, नीलगिरी यहाँ है, और अन्नामलाई यहाँ है। तो ये क्रम हो गया। तो हम लोग आते हैं फिर वापस प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो इसका आंसर है कोसी। कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, यह अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। दामोदर, दामोदर के बारे में जानते हैं, इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। और हम लोग फिर आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18 है, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? किस मृदा के बारे में यहाँ बात किया गया है? तो हम लोग प्रश्न नंबर 18 में इसका आंसर होगा लेटेराइट। लेटेराइट रबर और कॉफ़ी के लिए, रबर और कॉफ़ी के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। और ये लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? ये यहाँ पे क्या होता है, चूना और सिलिका है ना, चूना और सिलिका पानी में बह जाता है, क्योंकि जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ चूना और सिलिका पानी में बह जाने के कारण मिट्टी में बस जाता है, तो फेरस ऑक्साइड और आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो इसीलिए ये मिट्टी लेटेराइट कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है प्रकाश, और ये एक कण प्रकृति का भी है, और ऊर्जा का भी रूप है। प्रश्न नंबर 20 हम लोग आते हैं, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में तो ये होती है किण्वन की प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 21 में है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? तो प्रकाश की विसरण का कारण है धूलकण। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? इसका आंसर है 0। यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। 24 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विष
सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण यौगिक। अगला क्वेश्चन है, दाब का बीमीय सूत्र क्या है? तो दाब का बीमीय सूत्र है ऑप्शन नंबर बी, ml-1 T-2। दाब प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटे एरिया और इसका मात्रक होता है पास्कल। अगला प्रश्न है, जैव सेल क्या है? तो जैव सेल एक कोयला है। प्रश्न नंबर 27, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो इसका है सेरेबरम। प्रश्न नंबर 28 है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसे अन्य विशेषताएं होती है। तो इसका आंसर होगा आर्कियोएप्टेरिक्स। यहाँ पे हम लोग डोडो के बारे में जानते हैं। ये मॉरिशस द्वीप का एक पक्षी था जो विलुप्त हो गया है। इसकी एक खासियत ये थी कि डोडो ये उड़ नहीं पाते थे, उड़ते नहीं थे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है ऑक्सीजन। कितना होता है? ये 65%। इसके बाद इससे कम थोड़ा होता है कार्बन और फिर इसके क्रम में है हाइड्रोजन और फिर नाइट्रोजन। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद कार्बन होता है, उसके बाद हाइड्रोजन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है। कार्बन का 18% होता है, जबकि हाइड्रोजन का 9.5% और नाइट्रोजन 3%। अगला प्रश्न है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच बिंबांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बिंबांतर मापने के लिए किया जाता है वोल्ट मीटर का। और आमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा मापने के लिए। विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर हम लोग 31 में आते हैं, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। दो आर्टिकल याद रखना है इस संदर्भ में, 358 और 359। 358 में है कि आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है, आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा। और 359 में है अन्य मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। लेकिन 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 कभी नहीं होता है। ये हमेशा आपातकाल के समय में भी रहता है सबके पास। प्रश्न नंबर 32 है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर है 1 वर्ष। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष। लोक लेखा समिति के भी सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष ही होता है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो इसका आंसर है भारत की संसद। प्रश्न नंबर 34 है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन के संविधान से। इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में किया गया है विधि के समक्ष समता और एवं विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण लिया गया है यूएसए से। विधि के समक्ष समता। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया, तो सर्वप्रथम हम लोग ये जानते हैं कि ये आर्टिकल 368 में है और ये भाग 20 में है दिया हुआ संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग आते हैं, इसमें मिलान करना है। भाषाओं का उल्लेख, तो हम लोग जानते हैं भाषाओं का उल्लेख किस में किया गया है? इसका आंसर होगा बी। भाषाओं का उल्लेख है 18वीं में 8वीं अनुसूची में। उसके बाद 1 का 2, आपका बी का 1 हो जाएगा दल बदल नियम। इसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये हो जाएगा आपको 11वीं अनुसूची में। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम ये 9वीं अनुसूची। हम लोग जानते हैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। 9वां अनुसूची को फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और प्रश्न नंबर 37 है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रथम विधि आयोग के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी 1834 में। और प्रश्न नंबर 38 में हम लोग आते हैं, ये इसमें पूछा गया है कि औषधि क्रांति प्याज और झींगा का उत्पादन से किसका संबंधित है? मतलब कौन सी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन संबंधित है? तो इसका आंसर होगा गुलाबी क्रांति।
लाल क्रांति के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये है टमाटर या फिर मांस उत्पादन से। और नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन। गोल्डन क्रांति है शहद उत्पादन या फिर फल उत्पादन से। याद रखिएगा यहाँ पे गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, लेकिन गोल्डन क्रांति का संबंध है शहद और फल से। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है IMF और विश्व बैंक। दोनों की स्थापना हुई थी 1945 में और हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन DC में, USA में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग WTO और GATT के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में और यही संस्था बाद में WTO में कन्वर्ट हो गया 1995 में। 1 जनवरी 1995 में WTO बन गया। मार्केस समझौता 1994 में जो हुआ था, उसी के अंतर्गत मार्केस समझौता के अंतर्गत WTO का निर्माण हुआ था। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका आंसर है 1949। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। और RBI एक्ट है 1934। RBI एक्ट 1934, स्थापना हुई 1935 और राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। यहाँ पे हम लोग 1955 के बारे में जान लेते हैं। ये SBI की स्थापना हुई है 1955 में। और LIC के बारे में जानिएगा तो LIC 1956 में हुआ है इसका स्थापना। अगला प्रश्न है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था? तो इसका आंसर है VD सावरकर। VD सावरकर हिंदू राष्ट्र का विचार था उनका। और VD सावरकर के बारे में है कि ये अभिनव भारत संस्था के संस्थापक थे, जिसकी स्थापना 1904 में की गई थी। KV हेडगेवार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये RSS के संस्थापक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक। 1925 में जिसकी स्थापना नागपुर में की गई थी। प्रश्न नंबर 42 में आते हैं, भारत में आयकर है, ये है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। प्रत्यक्ष कर है आयकर। आयकर क्या है? प्रत्यक्ष कर है और प्रगतिशील है। प्रश्न नंबर 43 में हम लोग आते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी है आपको आंध्र प्रदेश का। और खेल के बारे में आप जानते ही हैं, मोहिनीअट्टम है ओडिशा का, ओडिसी है। और भारत में 8 क्लासिकल डांस है। प्रश्न नंबर 44 में आते हैं, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व, तो इसका संबंध है मलखम्ब से। प्रश्न नंबर 45 में आते हैं, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर है दादू दयाल। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? दादू दयाल। और यहाँ चैतन्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये कृष्ण के उपासक थे, चैतन्य कृष्ण के उपासक थे। और नामदेव के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नामदेव गुरु ग्रंथ साहिब में इनके दोहों को सम्मिलित किया गया है, नामदेव का और रैदास के। ये दो गो हैं, उनका गुरु ग्रंथ साहिब में जिक्र मिलता है। और असम के चैतन्य कहलाते हैं शंकर देव। असम के चैतन्य कहलाते हैं ये, असम के चैतन्य। प्रश्न नंबर 46 है, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो ये चलाया था ग्रीक ने, द्रकमा सिक्का। प्रश्न नंबर 47 है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है खादर। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं हम लोग बांगर। और हम लोग ये जानते हैं, जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी ये भारत में सबसे ज़्यादा भूभाग पर है। अगला प्रश्न है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होगा वो कहलाता है थर्मोक्लाइन। प्रश्न नंबर 49 है, बेसल मापदंड संबंधित है, किससे संबंधित है बेसल मापदंड? तो बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से।
एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बेसल कन्वेंशन जो हुआ था आपको 1989 में, और इसको लागू किया गया था 1992 में। बेसल कन्वेंशन ये खतरनाक रसायन को रोकने के लिए हुआ था, खतरनाक रसायन पर नियंत्रण लगाने के लिए बेसल कन्वेंशन हुआ था। स्विट्जरलैंड का ये एक सिटी का नाम है बेसल। अगला प्रश्न है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर होगा, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नाल्ड टाइमबी ने किया था। और इस तरह हम लोग 50% को अच्छी तरह देख लिए। और कैसा ये लगा आपको कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग अगले प्रश्न को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।